नमस्कार। आज 21 मार्च है। कल 22 मार्च को मेरा चौथा पेपर है एलएलबी का, प्रयागराज में, मेरे गृह जनपद में। मैं पिछली बार 3 अपने पेपर्स देकर आया था, होली की छुट्टियां थीं। यानी मैं कल यानी 22, 24 और 26 को वहीं रहूँगा। यानी कल से लगातार प्रयागराज अपने आवास पर रहूँगा और 26 तारीख की शाम को वापस आऊँगा। मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि पिछली बार जब मैं गया था और मैंने कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थोड़े थोड़े छोटे छोटे हर दिन अपलोड कराए थे अपने मित्र जयप्रकाश जी से, तो बहुत से लोगों ने उसमें बहुत अमर्यादित टिप्पणी भी की थी। तो उससे और लोगों ने कहा साहब आप पहले ही बता दिया करिए शुरू में, तब लोग सुन लेते हैं, वरना बिना सुने हुए इस तरह की बातें कह देते हैं। इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि आज मैं ये दिन में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल से यानी 22, 23, 24, 25 और 26 के लिए छोटे छोटे अपराध की घटनाएं 10 मिनट 15 मिनट की ये रिकॉर्ड करके जयप्रकाश जी के पास छोड़ जाऊंगा, ताकि वो हर दिन उसको अपलोड कर सकें और आपको ऐसा न फील हो कि साहब आज कोई वीडियो नहीं आया, कुछ खाली खाली सा लग रहा है। आज मैं आपको अपराध की एक और ताजी घटना बताऊंगा जो अभी हाल की है, गंभीर है। कानपुर के वैष्णवी विहार जरौली फेज 2 बर्रा, वहां के रहने वाले मयंक शर्मा जिनकी उम्र 19 साल और करंगी करंगी निवासी उनके भांजे विपुल शर्मा जिनकी उम्र 17 साल थी। ये दोनों गए थे हमीरपुर जिले के पत्योरा। पत्योरा बहुत फेमस जगह है जहाँ पर पहले कभी डाकू दस्यू राम शरण सिंह, इंदल नाई और अरविंद उर्फ लल्ला सिंह ये उसी गांव के थे और जिन्होंने वहाँ बड़ी दहशत मचा रखी थी। लेकिन इनके सबके एनकाउंटर के बाद वहाँ बहुत दिनों से शांति थी। ये पत्योरा गए दोनों, और पत्योरा जाने का कारण ये था कि मयंक के पिता दयाराम, उनकी थोड़े दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। वो पत्योरा के शंकरी सिंह, शंकरी निषाद और उनके लड़के संतराम, इनके साथ मिलकर एक एनजीओ चलाते थे। एनजीओ का नाम था जन कल्याण बाल उत्थान सेवा संस्थान। इसमें सिलाई की मशीन दिलाने और ये जो छोटे छोटे और काम होते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग वाले, उसका ये लोग काम करते थे। नौकरी दिलवाने और जिसमें ये कहते हैं कि छोटी छोटी बहुत छोटी घरेलू कोई इंडस्ट्री लगानी हो उसके लिए, पशुओं के लिए ये लोन इसके लिए दिलवाना और फिर उसके लोन के रीपेमेंट के लिए लोगों से तगादा करके वापस उस बैंक को एनजीओ के माध्यम से जमा करना, ये काम ये लोग किया करते थे। दयाराम के मरने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और करीब 2 साल वो पत्योरा में ही रह के संतराम और शंकरी निषाद के साथ ये काम किया करते थे और वहाँ बहुत से लोगों को उन्होंने आवास, नौकरी दिलाने और फतेहपुर, हमीरपुर और कानपुर के बहुत से लोगों से उन्होंने पैसे लेकर और उन्हें ये सुविधा दिलाने के लिए काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। तो मरते समय उन्होंने अपने बेटे से ये कहा था कि करीब 20 लाख रुपए का हिसाब अभी संतराम और शंकरी निषाद ने नहीं दिया है, उनसे ये 20 लाख का हिसाब ज़रूर ले लेना, वरना बैंक जो है वो हम लोगों को तंग करेगा, क्योंकि मैं भी उसमें लिखा पढ़ी में पार्टनर हूँ। चूंकि पिता ये बात कह गए थे तो मयंक शर्मा पत्योरा जाकर 2 बार संतराम और उसके पिता शंकरी निषाद से इस पैसे का तकादा कर आए थे कि साहब ये मेरा पैसा वापस कर दीजिए, इतने इतने का पैसा है और इसका हिसाब दे दीजिए। मेरे पिताजी की चूंकि मृत्यु हो गई है
इसलिए पार्टनरशिप में उनका नाम भी खारिज कर दिया जाए, उसके पहले का पूरा हिसाब किताब हो जाए। लगभग 20 लाख के आसपास मेरे पिता ने बताया है जो ड्यूज़ हमको लेना है आपसे, उसे हमें वापस कर दीजिए। 2 बार जाने के बाद शंकरी और संतराम ने यह कहा कि कुछ दिन का मौका हमें दो, हम तुम्हें ये पैसा वापस कर देंगे। हम एक एक पाई का हिसाब भी दे देंगे और जितना आपका हिसाब निकलता है, लगभग इतना ही होगा, 20-22 लाख रुपए, वो हम दे देंगे। मयंक शर्मा की 6 बहनें थीं और 2 भाई थे। 6 में से 3 बहनों की शादी, 4 बहनों की शादी हो चुकी थी, 2 बहनों की शादी होनी थी और ये भाइयों में छोटा था, इसके भाई की भी शादी नहीं हुई थी। पिता के मरने के बाद अचानक, सभी लोग जानते हैं घर में अगर कमाने खाने वाला एक ही हो और वो चल बसे तो सबसे बड़ी समस्या बच्चियों की शादी की आती है। घर वालों ने एक राय होकर कहा कि वो 20-22 लाख रुपए अगर मिल जाएंगे तो हम तीनों बच्चियों की शादी आराम से कर लेंगे। इसी चक्कर में वो बार बार जाता रहा और ये कहता भी रहा कि मुझे बहनों की शादी के लिए इस पैसे की ज़रूरत है, आप जितनी जल्दी हो सके इसे हमें दे दें। बात तय पाई गई। पत्योरा के इस संतराम और शंकरी निषाद ने मयंक को फ़ोन करके बताया कि तुम 12 मार्च को हमारे पास आ जाना, हमने पैसे का इंतज़ाम कर लिया है, हम तुम्हें पैसा वापस कर देंगे। मयंक शर्मा चूंकि 2 बार जा चुका था और उनकी बातचीत से उसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा न हो हमें पैसा न दें और उसके बदले में हमारे साथ कोई मारपीट करें, इसलिए वो अपने भांजे के साथ, भांजे का नाम उसके विपुल शर्मा था जिसकी 17 साल उम्र थी, भांजे के साथ ये पत्योरा गया। पत्योरा में इसको शंकरी निषाद, उसका बेटा संतराम और उसका मामा रामस्वरूप, ये तीनों मिले। इन्होंने कहा चलिए चने की फसल तैयार हो गई है, पहले हम लोग चल के होरा खा लेते हैं, उसके बाद लौट के आइएगा। एक आदमी मैंने बुलाया है जिसके पास हमारा पैसा है, वो ले आएगा पैसा, हम पूरा पैसा गिन के तुम्हें दे देंगे। वहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर जहाँ उन्होंने अपना खेत होना बताया था, वो इन दोनों मामा भांजे को, मयंक और विपुल को लेकर ये 3 आदमी, संतराम और शंकरी निषाद और तीसरा उनका मामा रामस्वरूप, ये तीनों वहाँ से चले। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद जब अपने चने के खेत पे पहुँच गए तो उन्होंने कहा, विपुल से ये कहा, जो उसका भांजा था मयंक का, कि तुम जरा कुएं से पानी लेकर आओ, हम होरा तैयार करते हैं। उसको जला के तैयार किया जाता है, भूना जाता है, रोस्ट किया जाता है हरे चने वाले पूरे पेड़ को, जिससे उसका जो उसके भीतर हरे चने का दाना होता है वो रोस्ट हो जाता है और बाहर निकाल कर उसको नमक से या वैसे ही खाया जाता है, टेस्टी होता है। शहर में लोग बाज़ार में ये हरे चने का पेड़, चना लगा हुआ मिलता है, उसको घर ले जाकर उसे कंडे में, कागज़ में या किसी चीज़ में जला के होरा तैयार करते हैं और फिर वो बड़ा क्रिस्पी जैसा होता है, बड़ा क्रिस्पी और टेस्टी होता है, वो तैयार करके घर में खाते हैं। विपुल जैसे ही वहाँ से थोड़ी दूर पर कुआं है, पानी लेने के लिए गया, संतराम, शंकरी निषाद और रामस्वरूप तीनों ने मिलकर मयंक का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसी खेत में उसे लिटाकर छिपा दिया। थोड़ी देर में विपुल पानी लेकर आ गया। उसने देखा कि न तो उसके मामा मयंक वहाँ मौजूद हैं, न ये 3 लोग मौजूद हैं जिनको छोड़कर वो लोग होरा बना रहे थे, ये पानी लेने गया था। वो डर गया। थोड़ी दूर पर एक खेत पर कुछ मजदूर लोग कटाई का काम कर रहे थे। उनसे जोर जोर से चिल्लाकर कहा कि मेरे मामा और जिनके साथ हम लोग आए थे, वो पता नहीं कहाँ निकल गए हैं, अभी यहीं थे, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाइए। इसी बीच में ये तीनों आ गए। उसने कहा, भाई वो शौच के लिए गया है, तुम बिना बात के चिल्ला रहे हो, चलो मेरे साथ, मैं उससे तुमको मिलवाता हूं। उन मजदूरों के बीच से विपुल को लेकर वो उसके खेत पर आए, जहां पहले से ही मयंक को मारकर उन्होंने उसी खेत में नीचे छिपा दिया था ताकि दूर से वो दिखाई न पड़े।
वहां पहुंचते ही जैसे ही उसने देखा कि उनका मामा मयंक मरा पड़ा है, उसने चिल्लाने की कोशिश की। तीनों ने उसे भी गिरा दिया और उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी। वहां से तीनों निकल गए। चूंकि यह बात दिन की थी, वो रात होने का इंतजार करते रहे। रात जैसे हुई, दोनों की बॉडीज को उन्होंने उसके यूरिया खाद के खाली बोरे में भरा और फिर वहां से उन्होंने जलाला और झररिया डेरा के बीच बने एक कुएं में दोनों बॉडीज को बोरी में भरकर डाल दिया, उनके घर से करीब 7 किलोमीटर दूर। जब शाम तक मयंक और विपुल नहीं आए तो उनकी बहन प्रिया शर्मा, मयंक की बहन प्रिया शर्मा, वो थाने पर पहुंची। पहले बर्रा थाने पर पहुंची कि हमारे भाई और हमारा भांजा ये दोनों पत्योरा गए थे संतराम और शंकरी के यहाँ पैसे का कुछ हिसाब किताब करने, लेकिन अब तक नहीं लौटे हैं और उनका मोबाइल भी बंद है। पुलिस ने कहा जाकर ढूंढो, जो पुलिस की आदत है, जाकर ढूंढो। कहाँ चले जाएंगे, दिन में गए थे, कोई रात की बात नहीं है। प्रिया ने कहा साहब रात भी बीत गई, दूसरा दिन हो गया, अब तक पता नहीं है, आप इसका पता करिए। खैर महिला थी, जिद की उसने, 4-6 गांव के और लोगों को लेकर गई थी। तो वहां से एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही पत्तेौरा गांव पहुंचे। उन्होंने इनसे पूछताछ की, उनसे पूछताछ की और हर जगह उसको यही जवाब मिला कि यहां पर मयंक और विपुल आए ही नहीं थे। 1 आध घंटे इधर उधर की बातें करके ये सब लोग वापस चले गए। लेकिन प्रिया का मन नहीं मान रहा था, क्योंकि भाई उसका बता कर गया था कि उन्होंने फोन करके बुलाया है मुझे, शंकरी ने, कि हमने तुम्हारा हिसाब पूरा कर लिया है, पैसा इकट्ठा कर लिया है, आकर पैसा ले जाओ। प्रिया शर्मा 13 मार्च को, 12 को वो बुलाए गए थे, उनकी हत्या हुई। 13 को वो थाने पर गई, थाने के लोगों को लेकर पत्तेौरा आई। 14 को एसपी हमीरपुर के पास गई, फिर अपने पूरे परिवार के साथ गई। कमलेश दीक्षित जी वहां पर एसपी हमीरपुर हैं। उनसे उन्होंने पूरी बात बताई कि साहब वो पत्तेौरा ही गए थे, संतराम और निषाद दोनों ने फ़ोन करके, शंकरी निषाद ने फ़ोन करके बुलाया था पैसे का हिसाब किताब करने के लिए, और ये कह रहे हैं कि वहाँ तक उनका जाना तस्दीक ही नहीं हो रहा है, ऐसा बर्रा थाने के जो सब इंस्पेक्टर वहाँ आए थे उनका कहना है। कमलेश दीक्षित थोड़ा सिंसियर पुलिस अधिकारी हैं, पीपीएस सेवा से हैं, मुझसे बहुत जूनियर हैं। उन्होंने फौरन संबंधित थानेदार को बुलवाया, जो जिनके क्षेत्र में ये पत्तेौरा गांव आता है। उनसे कहा कि पकड़कर संतराम, वो बार बार संतराम की बात कर रही थी प्रिया कि संतराम ने बुलाया था, संतराम को ही हिसाब करना था, क्योंकि मेरे पिताजी उस एनजीओ में पार्टनर थे जो संतराम और उनके पिता शंकरी निषाद चलाते थे। संतराम पकड़ कर आ गए, संतराम के साथ साथ उनके पिता शंकरी भी पकड़ कर आ गए। बातचीत में जब उन्होंने तीसरे यानी अपने मामा का नाम लिया तो रामस्वरूप को भी पकड़ कर लाया गया। उनसे 14 तारीख को जब ये एसपी हमीरपुर ने कहा कि उनसे पूछताछ सख्ती से की जाए कि ये दोनों बच्चे कहाँ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। संतराम, रामस्वरूप और शंकरी निषाद ने कतई नाम नहीं लिया कि आखिर वो उनको जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। एक बार फिर प्रिया एसपी हमीरपुर के पास 15 को गई कि साहब वो पकड़ के लाए भी गए, लेकिन पुलिस ने उनसे अच्छी तरह से पूछताछ नहीं की। और मैं फिर कह रही हूं, इनके सिवा हमारे भाई और भांजे के बारे में कोई नहीं सही सही बता सकता। इन्हीं लोगों के पास पैसा लेने आए थे, जो कुछ भी है इन्हीं के पेट में है, इसलिए इनसे पूछताछ कड़ाई से की जाए। कमलेश दीक्षित ने फिर थानाध्यक्ष को बहुत धमकाया फोन पर ही। इन प्रिया शर्मा और उनकी 2 और बहनें गई थीं उनके सामने ही। फिर पुलिस इनको पकड़ कर ले आई और अब की बार
उनसे विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई। अच्छी पूछताछ हुई, लेकिन शुरुआत में तीनों में से किसी ने भी, काफी आगे तक की श्रेणियों में पूछताछ होती रही, लेकिन ये जरा सा टस से मस नहीं हुए। फिर इसमें कमजोर कड़ी देखी गई कि कौन थोड़ा कमजोर है या जिसका कम लेना देना है। तो ऐसी कमजोर कड़ी रामस्वरूप ही निकले। रामस्वरूप को अच्छी तरह से खातिरदारी के साथ सत्य बोलक यंत्र तक की पूछताछ की गई। बहुत देर तक रामस्वरूप टिक नहीं पाया और फिर उसने पूरी बात बताई कि हम लोगों ने 9 मार्च को बैठकर यह तय कर लिया था। रामस्वरूप ने बताया कि 9 मार्च को जब ये 2 बार आ चुके, इन्होंने दबाव बनाया कि हमारा हिसाब किताब करिए, फिर हम लोगों ने 9 मार्च को पूरे अपने एनजीओ का हिसाब किताब किया और करीब 21 लाख कुछ 100 रुपए उसके हिस्से का, दयाराम के हिस्से का, यानी मयंक शर्मा के हिस्से का निकला। संतराम और उनके पिता शंकरी निषाद ने कहा कि 21 लाख रुपए तो हम किसी कीमत में इसे अदा नहीं कर सकते। पैसा सब इधर उधर में खर्च हो गया, कुछ जमीनें खरीद ली और कुछ इधर उधर में खर्च हुआ है, इसलिए 21 लाख तो देना बहुत मुश्किल है। इस समय जो कैश साथ में है, पास में है, 4 लाख रुपए उसको दिया जा सकता है। इस पर सबने मिलकर यह तय किया कि 4 लाख मान लिया अभी दे देंगे तो फिर वो बाद में आके बाकी के पैसे के लिए खड़ा होगा। और अब की बार तो उसने ब्याज की भी बात की थी कि अब हम अगर आप नहीं देते तो हम ब्याज भी लगाकर, जो सामान्य ब्याज की दर है मार्केट में, उस मार्केट रेट से हम आपसे ब्याज भी लेंगे। उसी दिन हम लोगों ने तय कर लिया कि इनको मारना होगा मयंक को। मयंक मार देंगे, मयंक को मार दिया जाएगा, फिर कोई दूसरा पैरवी करने नहीं आएगा। मुकदमों में इनको उलझा दिया जाए और उसके बाद ये हम पूरा 20-21 लाख रुपए हमें नहीं देना पड़ेगा। तय प्रोग्राम के हिसाब से 12 मार्च को इसे सुबह 8 बजे आने के लिए कहा गया। रामस्वरूप भी मौजूद थे, शंकरी भी मौजूद थे। फोन संतराम ने किया था। बिल्कुल तय समय पर आ गया, लेकिन वो अपने साथ अपने भांजे को भी ले आया था, विपुल को। उसे कुछ अंदाजा था कि ये लोग कुछ मिसबिहेव कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, मना कर सकते हैं, और उस गांव की रेपुटेशन भी बहुत खराब थी। इसलिए अपनी बचत के लिए या अपने सहयोग के लिए या अपने ऊपर आने वाली किसी विपत्ति में कोई साक्षी गवाही रखने के लिए विपुल को भी ले आया। दोनों को एक साथ देख के ये अलग अलग, कभी शंकरी और उसका मामा एक साथ किनारे जाके बात करता था, कभी संतराम और उसके बाप अलग जाकर बात करते थे। बात यही थी कि ऐसे में अकेले मयंक को मारना ठीक नहीं होगा। मारना है तो दोनों को मारा जाए, लेकिन पहले मयंक को मारा जाए। अगर कोई भूल चूक हो जाए और ये विपुल बच भी जाए तो कम से कम हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि घना बसा हुआ गांव है तो जंगलों के बीच में, लेकिन आने जाने वालों की नज़र उस पर रहती है। इसलिए वहाँ से दूर आँखों से ओझल करके उसे इस बहाने से कि चने की कटाई हो रही है, चलते हैं, कटाई का भी काम कर लेते हैं। अभी तक जिस आदमी को बाकी पैसा लेके आना था वो आया नहीं है, हम लोग होरा खाते हैं, जब तक लौट के आएंगे पूरा पैसा तुम्हारा आ चुका होगा, हम पैसा दे देंगे। इस बहाने से दोनों को ले गए। चूंकि मयंक को पहले मारना था, इसलिए विपुल को इस बहाने से कि कुएं से पानी ले आओ, होरा खाने के बाद पानी पिएंगे, पहले उसको भेज दिया और जैसा उन्होंने डिसाइड किया था पहले मयंक की हत्या कर दी। मयंक की हत्या करने के बाद जब विपुल आया, उसे कुछ दाल में काला लगा और उसने हल्ला किया, तो उसे ये कह के कि तुम गलत चिल्ला रहे हो, गलत आरोप लगा रहे हो, चलो वो शौच गया है, अभी तुमको उससे मिलवा देते हैं। इस बहाने से ले आए और उसी जगह पर जहाँ पर उसने पहले मारा था मयंक को, वहीं पर उसकी भी हत्या कर दी। पतेौरा गांव के बारे में जो उसके बारे में विख्यात है, यानी वो बहुत ही कुख्यात गांव है। दरअसल ये फतेहपुर, कानपुर नगर और हमीरपुर की सीमा पर
यमुना नदी के किनारे बीहड़ों में बसा हुआ गांव है। यहाँ पर बहुत आपराधिक वारदातें होती हैं। मामा और भांजे की हत्या के बाद बहुत दिन बाद ये गांव एक बार फिर से सुर्खियों में आया। इसमें क्षत्रिय और निषाद यानी मल्लाह लोग बहुतायत में रहते हैं। लगभग आधे आधे का हिसाब उस गांव में इन्हीं लोगों का है। 80 के दशक में दस्यु रामकरण सिंह और उसी गांव का निवासी इंदल नाई, इन लोगों ने मिलकर गांव के बहुत से लोगों को लाइन में खड़ा करके मौत के घाट उतार दिया था। तब से ये जो सिलसिला शुरू हुआ, खूनी सिलसिला, वो लगातार जारी रहा। रामकरण का बाद में पुलिस ने एनकाउंटर किया। उसके एनकाउंटर के बाद उसका जो सेकंड इन कमांड था अरविंद उर्फ लल्ला सिंह, उसने उसकी कमान संभाल ली और हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर पत्योरा गांव में जारी रहा। उसने लल्ला सिंह उसने पुलिस पर भी कई बार प्राण घातक हमले किए। उसके भी एनकाउंटर के बाद इधर कई सालों से पत्योरा गांव का माहौल बहुत शांत था, लेकिन कहते हैं गांव के डीएनए में ही अपराध था। और यही वजह थी कि मयंक और उसके भांजे को गांव में बुलाकर गांव से थोड़ा दूर ले जाकर दोनों की नृशंस हत्या कर दी। फिर ये सवाल हुआ कि पुलिस ने 2 दिन तक गुमशुदगी भी नहीं लिखी। पुलिस टाल मटोल करती रही। पुलिस, हो सकता है अगर पुलिस ने थोड़ी तेजी दिखाई होती तो हो सकता है कि इस घटना को टाला जा सकता था, क्योंकि जब ये दूसरी बार गए थे मयंक अपना पैसा लेने, तो उन्होंने एसओ सजेती के एसओ को फ़ोन किया था और सजेती के एसओ ही उसे वहाँ छोड़ कर आए थे। उन्हें ये आशंका थी कि ज़्यादा पैसों का मामला है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। जांच कराई गई और अभी 2 दिन पहले बर्रा के जो एडिशनल एसएचओ थे आसिफ सिद्दीकी और वो चौकी इंचार्ज जिसको लेके वो गांव में गए थे, गुजैनी चौकी इंचार्ज अशोक कुमार तिवारी, इन दोनों को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। पुलिस की घोर लापरवाही के कारण 2 नवयुवकों की ये जान चली गई। बार बार उसकी बहनों ने और उन दोनों ने भी पुलिस के ही माध्यम से और स्वयं भी ये आगाह किया था कि हम इसके पास पैसा लेने जाते हैं और ये पैसा नहीं देता है, टाल मटोल करता है, हमें डर है कि ये हमारी रास्ते में कहीं हत्या करा देगा। फिर भी पुलिस ने कतई इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जब उनके खोने की, उनके गायब होने की सूचना आई, तब भी पुलिस ने इसको सीरियसली नहीं लिया और शायद इसीलिए इन दोनों को सस्पेंड भी किया गया। आज की घटना, मैं शुरुआत से अपराध की अलग अलग तरह की घटनाओं के बारे में बताता रहा हूँ कि अपराध के 3 मोटिव से ही अपराध हुए हैं, 3 कारण से ही अपराध होते हैं। 90 से 95% अपराध इन्हीं 3 कारणों से होते हैं। जर, जोरू और जमीन। जर का मतलब धन से है, पैसे से है। जोरू का मतलब महिला से है और जमीन का मतलब संपत्ति से है। ₹20 लाख न देने पड़े, इसके लिए संतराम, उसके बाप और उसके मामा ने मिलके 2 नौजवानों की हत्या कर दी। एक की उम्र 19 साल, एक की उम्र 17 साल। मयंक को अपने 2 बहनों की शादी भी करनी थी। वो इसीलिए शायद, उनके पिताजी ने एनजीओ चला के बड़ा अच्छा काम किया था और दयाराम का बहुत नाम था इलाके में। इस एनजीओ के माध्यम से बहुत से गरीबों के घर में 2 रोटी का इंतज़ाम उसने किया था, लेकिन नीयत संतराम और शंकरी की खराब हो गई थी। उनके मरने के बाद ही सारा पैसा हड़पने की नीयत से उन लोगों ने खाते बदलवा दिए थे, बैंक बदलवा दिए थे और कोशिश ये की थी कि सारा पैसा उनके नाम चढ़ जाए और वो पैसा न देना पड़े, इसीलिए उन दोनों की हत्या हुई। इसलिए पैसे के जो प्रकरण हैं लेन देन के,
इसमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि मयंक को शायद आभास था और अपने भांजे को वो इसीलिए ले गया था, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था। अपने किसी बुजुर्ग बड़े परिवार के कोई शुभचिंतक और किसी को साथ में ले जाना था, और गांव के, जिस गांव में पत्योरा में, वहाँ के प्रधान के साथ बैठकर ये बात करनी चाहिए थी। तब शायद हो सकता है पैसा उनका तो जब उन्होंने तय कर लिया था अपराधियों ने कि हम पैसा नहीं देंगे, तो हो सकता है पैसा वो न देते, लेकिन इन 2 बच्चों की जान बच जाती। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।